हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे नाटक पर चर्चा करने वाले हैं जो सबको अधिक प्रभावी और अच्छा लगेगा। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई में रुचि लेते होंगे। हो सकता है कभी भी परीक्षा की डेट आ सकती है, संभवतः अधिक है। एमपीसी और सेट के सिलेबस के अंतर्गत कुछ नाटकों को ऐड कर दिया गया है, याद रखिएगा। उसमें से कोर्ट मार्शल एक है और दूसरा एक नाटक है। साथ में एक उपन्यास ऐड कर दिया गया है, फांस उपन्यास, संजीव जी का उपन्यास है, जिसको मैंने स्वयं पढ़ा है। महाराष्ट्र के अंतर्गत, विदर्भ के अंतर्गत किसान की आत्महत्या को लेकर लिखा गया ये उपन्यास है। वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, जो जो नहीं है। आज कोर्ट मार्शल पढ़ेंगे, स्वदेश दीपक जी का ये नाटक है। देखते हैं। अगर अदालत में न्याय से पहले आपकी जाति पूछी जाए तो क्या उसे न्याय कहा जाएगा? आज हम जिस नाटक पर चर्चा कर रहे हैं वह सिर्फ एक सैनिक पर चला मुकदमा नहीं है, बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था पर चलाया गया एक कोर्ट मार्शल है। स्वदेश दीपक का एक प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या कानून सबके लिए समान है, या फिर वर्दी के भीतर भी जाति और वर्ग छिपा हुआ है। अभियुक्त अपना नाम बताइए। अभियुक्त अपना नाम बताइए। रामचंद्र, जाति चमार। बस यही से नाटक कोर्ट मार्शल एक साधारण सैन्य मुकदमा नहीं रहता, बल्कि बन जाता है जातिगत मानसिक एक्सरे। यह नाटक हमें यह सिखाता है कि आधुनिक कहे जाने वाले संस्थाओं में भी पुरानी सोच कैसे जीवित रहती है। मूल लेखक इसके बारे में अपनी विचार प्रस्तुत करते हैं। स्वदेश द्वारा लिखित साहित्य का एक कालजयी नाटक सन 1991 में प्रकाशित। यह नाटक भारतीय समाज, विशेषकर सेना जैसे अनुशासित संस्थाओं में व्याप्त जातिवाद, भेदभाव की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। कोर्ट मार्शल हिंदी रंगमंच के सबसे सशक्त और लोकप्रिय नाटकों में से एक है। इसका मंचन अरविंद गौर अस्मिता थिएटर साहित्य के कई दिग्गज निर्देशकों द्वारा किया गया है। यह नाटक सवाल उठाता है कि क्या सेना की वर्दी पहनने के बाद भी व्यक्ति अपनी सामाजिक जातीय पूर्वाग्रहों से युक्त हो पाता है। स्वदेश दीपक का नाटक कोर्ट मार्शल यह बेहद कसा हुआ कोर्ट रूम ड्रामा है, जिसमें नाटकों का वर्णन फ्लैशबैक में नहीं, बल्कि कोर्ट में चल रही जीहर और गवाहियों के माध्यम से परत पर परत खुलाता है। पृष्ठभूमि नाटक की और मंच सज्जा। नाटक की शुरुआत एक सैन्य अदालत के दृश्यों से होती है। मंच पर एक गंभीर और तनावपूर्ण माहौल है। पीठासीन अधिकारी कर्नल सूरज सिंह, जो अपने निष्पक्षता और कड़े अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। आरोपी का नाम सवार रामचंदर है। उस पर दो गंभीर आरोप हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन बी डी कपूर पर जानलेवा हमला करना और दूसरा एक अन्य अधिकारी कैप्टन वर्मा की हत्या करना। शुरुआत में यह एक ओपन एंड शट बिल्कुल साफ मामला लगता है। सरकारी वकील मेजर अजयपुर कोर्ट को बताते कि यह घटना की रात रामचंद्र ने गार्ड रूम में साइफ राइफल चुराई और सीधे जाकर अधिकारियों पर गोलियां चला दी। रामचंद्र अदालत में एकदम शांत, गुमसुम और हताश खड़ा है। वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और चाहता है कि उसे जल्द से जल्द सजा दी जाए, ताकि यह तब त- तद तद्दीप खत्म हो जाए, यानी कि वह रास्ता खत्म कर दे। कहानी में मोड़ तब आता है जब बचाव के पक्ष में कैप्टन विकास राय प्रवेश करता है। विकास राय सेना में एक बुद्धिमान और मानवीय दृष्टिकोण वाले अधिकारी हैं। वे रामचंद्र को कबूलनामे के बावजूद वह मनाने को तैयार नहीं है कि यह घटना
बिना किसी ठोस वजह से हुई है। मेजर सूरी तर्क देते हैं कि सेना में अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कैप्टन राय अदालत में अनुरोध करता है कि सत्य और तथ्य के बीच में अंतर को समझा जाए। वे घटना की वजह तलाशने की कोशिश करते हैं। कैप्टन राय गवाहों को बुलाते हैं और अपनी तीखी जिरह शुरू कर देते हैं। राय पूछते हैं कि क्या रामचंद्र मानसिक रूप से बीमार था। डॉक्टर बताते हैं कि यह पूरी तरह से स्वस्थ था। इससे यह साबित होता है कि उसके उसने जो किया वह पागलपन में नहीं बल्कि होश ओ हवास में किया है। यह राय एक चौंकाने वाला तथ्य सामने लाते हैं। पता चलता है कि रामचंद्र सेना का एक बेहतरीन धावक था। उसने कई पदक जीते थे और रेस में कैप्टन बी डी कपूर को हरा दिया था। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ती है, कैप्टन राय यह स्थापित कर देते हैं कि यह एक मामला केस केवल हत्या का नहीं है बल्कि जातिगत विद्वेष का है। जब नीची जाति का माने जाने वाला रामचंद्र दौड़ में ऊंची जाति के अहंकार कैप्टन कपूर को हरा देता है तो यह कपूर के अहम को गहरी चोट लगती है। अपनी हार का बदला लेने के लिए कपूर अपने पद का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। यह रामचंद्र का प्रमोशन रोक देता है, उसकी छुट्टियां रद्द कर देता है और उसे अपमानजनक काम जैसे जूते पॉलिश करना, घरेलू नौकर की तरह खटाना सौंपता है। कपूर केवल आदेश ही नहीं देता बल्कि रामचंद्र को उसकी जाति को लेकर भद्दी गलियां देता है। उसे बार बार भंगी चमार नीच कहकर संबोधित किया जाता है। रामचंद्र जो एक स्वाभिमानी जवान है अंदर ही अंदर घूटता रहता है। नाटक का सबसे शक्तिशाली हिस्सा वह है जब खुद पीड़ित और अहंकारी कैप्टन बी डी कपूर गवाही के लिए आते हैं। शुरुआत में कपूर बहुत अकड़ दिखाते हैं और खुद को पीड़ित बताते हैं। कैप्टन राय अपने मनोवैज्ञानिक चालों से कपूर को उकसाते हैं। वे कपूर के कुलीन और श्रेष्ठ होने के दंग भंग चोट करते हैं। गुस्से में अपना आपा खोकर कपूर अदालत में चिल्लाने लगते हैं और अनजाने में ही वही जाति सूचक शब्द और घृणा उगल देते हैं जो वे रामचंद्र के लिए इस्तेमाल किया करते थे। यह साबित हो जाता है कि यह घटना वाली रात कपूर ने रामचंद्र को उसकी मां, बहन और जाति को लेकर बेहद गंदी गालियां दी थी। इसे अपमान की आग में जलती हुई रामचंद्र ने राइफल उठाई थी, तराश दी। रामचंद्र का एक निराश निशाना कैप्टन कपूर थे, लेकिन जब उसकी गोली चलाई तो कैप्टन वर्मा, जो एक सज्ज व्यक्ति थे और रामचंद्र को पसंद करते थे, बीच बचाव करने आ गए और गलती से उन्हें गोली लग गई। वर्मा की मौत का एक रामचंद्र को गहरा पछतावा है। अंत में पूरी अदालत सन रह जाती है। कर्नल सूरत सिंह भी स्तब्ध है कि सेना की वर्दी के पीछे इतनी घिनौना जातिवाद छिपा हो सकता है। कैप्टन राय यह साबित करने में सफल होते हैं कि आपसी अपराधी रामचंद्र नहीं बल्कि वह सड़ी गली मानसिकता है जिसकी प्रतिनिधित्व कैप्टन कपूर करते थे। हालांकि सेना का कानून भावनाओं से नहीं नियमों से चलता है। अधिकारी पर गोली चलाना एक हत्या करना अक्षम्य अपराध है। रामचंद्र को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। नाटक का अंत बेहद मार्मिक है। रामचंद्र को सजा मिलती है लेकिन दर्शकों की नजर में कैप्टन कपूर और वह समाज नंगा हो जाता है जो इंसान को इंसान नहीं समझता। कर्नल सूरत सिंह की फैसला सुनाते हुए भारी मन से महसूस करते हैं कि न्याय व्यवस्था ने कानून रक्षा तो की लेकिन इंसानियत हार गई। पात्रों का चरित्र चित्रण। इस नाटक के पात्र केवल व्यक्ति नहीं है बल्कि समाज की अलग अलग मान्यताओं के प्रतीक हैं। सवार रामचंद्र दमित आक्रोश का प्रतीक के रूप में रामचंद्र निम्न वर्गीय और तथाकथित नीची जाति का युवक है। वह सेना में देश की सेवा करने और सम्मान पाने आया था।
वह एक बेहतरीन धावक है, लेकिन उसकी यही प्रतिभा उसके दुश्मन बन जाती है। उसकी योग्यता उसे सम्मान दिलाने की बजाय ईर्ष्या का पात्र बना देती है। पूरे नाटक में बहुत ही कम बोलता है, उसकी चुप्पी उसकी लाचारी को दर्शाती है। वह बहुत उस बारूद की तरह है जिसे लगातार दबाया गया और अंततः उसके स्फोट हो गया, अंततः उसको स्फोट हो गया। वह हत्यारा नहीं बल्कि हालात ने उसे हत्या हथियार उठाने पर मजबूर किया है। कैप्टन विवेकी राय, लेखक की आवाज। विवेकी राव इस नाटक में लेखक स्वदेश दीपक के विचारों से प्रस्तुत करते हैं। वे केवल एक वकील नहीं बल्कि एक समाजशास्त्री की तरह सोचते हैं। वह जानते हैं कि सेना में वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जाना करियर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। फिर भी वह रामचंद्र के लिए लड़ते हैं। उसका उद्देश्य रामचंद्र को बचाना नहीं बल्कि उस सच्चाई को स्थापित करना है कि जातिवाद कितना भयानक हो सकता है। उसके लिए कानून की किताबों से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान की गरिमा है। कैप्टन बीडी कपूर, सामंती मानसिकता। कपूर उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मानता है कि जन्म से ही कुछ लोग श्रेष्ठ और कुछ दास होते हैं। सुरक्षितता, बाहर से कठोर और अहंकार दिखने वाला अंदर से बेहद सुरक्षित है। उसे यह बात पता चलती है कि एक नीची जाति का व्यक्ति उसे खेल में मैदान में हरा दे, ये असुरक्षित ही उसे क्रूर बनाती है। खलनायक वह वर्दी का ग्रौप झाड़ता है लेकिन नैतिकता के स्तर पर वह शून्य है। कर्नल सूरत सिंह, नाटक की शुरुआत में एक सख्त फौजी अफसर है जो केवल अनुशासन की भाषा समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे कैप्टन राय पर्दे खोलते हैं कर्नल सिंह का नजरिया बदलने लगता है। अंत में वह सबसे ज्यादा दुखी पात्र नजर आते हैं। उन्हें कानून के द्वंद्व सच सुनाई पड़ती है, लेकिन उनकी अंतरात्मा जानती है कि असली दोषी जो है कोई और है। कोर्ट मार्शल में संवाद बेहद बेहद धारदार है। ये संवाद सीधे दर्शकों के दिल पर दिमाग पर चोट करते हैं। जहाँ कुछ चुनिंदा संवाद और उसके संदर्भ यहाँ पर दिए हैं। सच की परिभाषा कैप्टन विवेक राय, जब अभियोजना पक्ष करता है कि सच तो साफ है कि गोली चली, तब विवेक राय कहा सच एक सीधी लकीर नहीं होता मेजरपुरी और न कि सपाट होता है। सच अक्सर खुद दरा होता है, इतना खुद दरा कि नंगी रूहों में छुपे छूने पर रूहों से भी खून पीसने लगता है। अर्थ जो आंखों से दिख रहा है वह पूरा सच नहीं, उसके पीछे का कारण बहुत दर्दनाक है। जातिवाद की कड़वाहट, रामचंद्र गवाह, नाटक में यह बात उभर कर आती है कि रामचंद्र को कैसे अपमानित किया जाता है। साहब, वे मुझे मेरी वे मुझे मेरे नाम से नहीं मेरी जाति से बुलाते थे। वे कहते थे, ए भंडे भंगीड़, तू रेस दौड़ेगा, तू जूते साफ कर, वही तेरा काम है। मनुष्य के जानवर बनाने पर कैप्टन राय का तर्क। कैप्टन राय अदालत को समझाते हैं कि रामचंद्र ने गोली क्यों चलाई। जब एक आदमी को लगातार यह एहसास दिलाया जाए कि वह आदमी नहीं बल्कि एक कीड़ा है, तो एक दिन वह कीड़ा नहीं एक खतरनाक जानवर बन जाता है और तब वह काटता है। कैप्टन कपूर के अहंकार पर, जब कैप्टन कपूर अपनी कुलीनता का दंग भरते हैं तो कैप्टन राय उन पर कटाक्ष करते हैं। आपकी नसों में दौड़ने वाला खून लाल हो सकता है कैप्टन कपूर, लेकिन आपकी सोच का रंग काला है। नाटक का अंतिम संदेश कर्नल सूरत सिंह के द्वारा फैसला सुनाने के बाद कर्नल सूरत सिंह अपने मन में सोचते हैं, यह स्वागत कथन, यह कोर्ट मार्शल रामचंद्र का नहीं हुआ, यह कोर्ट मार्शल हुआ है हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का और हमारी उस झूठी शान का जिसके हम गीत गाते हैं। कोर्ट मार्शल पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। इसमें से एक किताब के अंतर्गत कोर्ट मार्शल के द्वारा राजेश कुमार द्वारा संपादित एक किताब है, उसके अंतर्गत देखिएगा। इसमें कई रचनाकार के लेख शामिल हैं। कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा तो गया है कि भारतीय सेना जैसे जातिवाद नहीं, एक मान्यताओं को
खारिज करती है। यह नाटक स्वदेश दीपक ने भारतीय सेना में व्याप्त जातिवाद की कड़वाहट को व्यापक ढंग से दिखाया है। सेना में जातिवाद मानसिकता के लोगों की कमी नहीं, बीडी कपूर, कैप्टन वर्मा जैसे जातिवाद तबों की वजह से ही सेना की बदनामी होती है। रामचंद्र को उसके जाति को लेकर उस पर गंदी टिप्पणी की जाती है। परिणाम स्वरूप यह भंगी हो जाता है। वह अपने अधिकारी पर गोली चलाता है। कैप्टन वर्मा की मृत्यु हो जाती है और कैप्टन कपूर बच जाते हैं। यह घटना नाटक के केंद्र में है, अर्थात स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल एक वंचितों उत्पीड़ितों का प्रस्थान बिंदु है। वही अब अपने महानतम रूप से सामने आ गया है। संपादक प्रधान संपादक महेश आनंद आनंद देवेंद्र आशकत अंकुर, संपादक राजेश। अब इस पर कई विद्वानों ने अलग अलग मत आपने प्रस्तुत किए हैं। देखो, पेपर में ये प्रश्न 100 में से 100% पूछे जा सकते हैं और मुझे लगता है एमपीएससी करने वाले छात्रों के लिए, एमपीएससी करने वाले विद्वान के लिए, ये एमपीएससी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ऐसे प्रश्न अधिक से अधिक आएंगे। हर कहानी पर, हर नाटक पर अलग अलग विद्वानों के मत, डायरेक्टली विद्वान का मत पूछा दिया जाएगा और ये किसने कहा ये पूछा जाएगा। विचार, नामवर सिंह हिंदी के आलोचक हैं। उनका विचार, नामवर सिंह इस नाटक को हिंदी का पहला सफल एवं प्रभावशाली सामाजिक रणनीतिक नाटक माना है। उनके अनुसार यह नाटक केवल न्यायिक प्रक्रिया का चित्र नहीं है, स्वतंत्र भारत में जारी सामंती और जातिवाद मानसिकता का पर्दाफाश करता है। उन्होंने इसके यथार्थवादी संवाद और सशक्त नाटकीय संरचना की विशेष रूप से प्रशंसा की है। वे इसे एक सशक्त जातिवादी हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा, मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा ने कोर्ट मार्शल को वर्ग संघर्ष और सामाजिक न्याय के प्रखर प्रतिनिधित्व नाटक के रूप में देखा है। उनका मत था कि यह नाटक सेना जैसे अनुशासित प्रस्थान के भीतर भी शोषण के सामाजिक आर्थिक ढांचे को उजागर करता है। उनके लिए सूरज सिंह या चरित्र शोषित वर्ग के प्रतिरोध और आक्रोश का प्रतीक है। नाटक की ताकत इस वर्ग चेतना को प्रस्तुत करने में है। प्रोफेसर नेमिचंद जैन, रंगमंच के प्रमुख आलोचक नेमिचंद जैन ने इस नाटक के मंची पक्ष और नाटकीय प्रभावशीलता पर जोर दिया है। उन्होंने एकांकी संरचना में इतने गहन सामाजिक विमर्श को समेटने की स्वदेश दीपक की कला को सराहा। उनका विचार था कि नाटक की सफलता की कथावस्तु के संघन तनाव और दर्शकों को नैतिक प्रश्नों को के केंद्र में खड़ा कर देने की क्षमता में निहित है। उन्होंने आधुनिक हिंदी नाटक की एक क्लासिक कृति माना है। डॉक्टर ताराचंद्र, आलोचक एवं नाट्यविद, डॉक्टर ताराचंद्र ने नाटक की कानूनी दार्शनिक पक्ष पर प्रकाश डाला है। उनका तर्क है कि कोर्ट मार्शल प्रक्रियागत न्याय और वास्तविक न्याय के बीच की खाई को दर्शाता है। न्यायालय की प्रक्रिया सभी नियमों का पालन करती है, लेकिन यह सामाजिक पूर्वग्रह से मुक्त नहीं हो पाती। जिससे न्याय की पराजय होती है, वे न्यायालय शास्त्र पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी मानते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, साहित्यिक एवं आलोचक, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने नाटक की भाषी एवं सांस्कृतिक पक्ष को रेखांकित किया है। उनके अनुसार नाटक में सैन्य छावनी की भाषा, अदालती शब्दावली, सामान्य सैनिकों के बीच बोलचाल के ठेठ रूप का प्रयोग इनकी यथार्थवादिता को गहरा बनाता है। वे इसे हिंदी नाटक में एक भाषी प्रयोग के उदाहरण के रूप में भी देखते हैं, जहां भाषा सामाजिक संघर्षों को व्यक्त करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। पांडे, मैनेजर पांडे, आलोचक, मार्क्सवादी समाजशास्त्रीय दृष्टि से मैनेजर पांडे ने नाटक का विश्लेषण करते हुए इसे सत्ता के आधिकारिक ढांचे की आलोचना बताया। उनका कहना है कि यह नाटक दिखाता है कि कैसे सत्ता का तंत्र सेना और न्यायालय व्यक्ति की नैतिकता और मानवीयता को कुचल देता है। सूरज सिंह का अंतिम कृत्य घंटी बजाना उसके लिए व्यवस्था के प्रति एक सांकेतिक विद्रोह और दर्शकों की नैतिक चेतना को झकझोरने का प्रयास है। दलित आलोचनाओं के संदर्भ में विचार सामान्य, हालांकि विशिष्ट आलोचकों ने स्वतंत्र रूप से इस नाटक पर विचार से लिखा है। यह नाटक दलित साहित्य के दायरे में एक मील का पत्थर माना जाता है। दलित विमर्श विद्वान हिंदी रंगमंच में दलित पीड़ा और
प्रतिरोध के केंद्र में विषय बनाने वाला एक अग्रणी नाटक मानते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि यह नाटक सवर्ण नाटककार द्वारा लिखे जाने के बावजूद भी दलित की प्रामाणिक अभिव्यक्ति सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। इसे दलित अस्मिता और आत्मसम्मान के संघर्ष का एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। निष्कर्ष, स्वदेश दीपक जी ने संवादों का इस्तेमाल केवल कहानी आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि दर्शकों के असहज करने के लिए किया है। नाटक का उद्देश्य यही है कि आप हॉल में बाहर निकलते वक्त यह सोचे कि क्या हम सच में एक सभ्य समाज में रहते हैं। विभिन्न आलोचकों ने अपने अपने वैचारिक ढांचे में कोर्ट मार्शल को विश्लेषण किया है। लगभग सभी इनकी सामाजिक प्रासंगिकता, नाटकीयता, शक्ति और नैतिक प्रश्नों को उठाने की क्षमता पर एक मत है। यह नाटक साहित्यिक आलोचना में बहुत विषयक और बहु वैचारिक चर्चा पर केंद्र बिंदु बना हुआ है, जो इसकी स्थायी महत्ता को प्रमाणित करता है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा वर्ग नाटक कोर्ट मार्शल के केंद्रीय विषयों का सही संगत प्रस्तुत करता है, सही संगत वर्ग प्रस्तुत करता है। इसका सही उत्तर है ए और बी और सी। ए बी सी। यह नाटक न्यायालय की प्रक्रिया का यथार्थ प्रदर्शन करता है। ए, यह नाटक भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद सामंतीवाद की पोल खोलता है। और यह नाटक मानवीय गरिमा और कानून नियमों के बीच द्वंद्व को दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोर्ट मार्शल नाटक के संदर्भ में असंगत है। पहले संगत यानी कि सही, अब ये गलत है। ऑप्शन क्रमांक 2 ये गलत है। इसमें प्रकृति और पर्यावरण का एक रूप स्वरूपात्मक चित्रण मिलता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। विकल्प 1, 3, 4 नाटक में मूल विषयों से सीधे जुड़े हैं। नाटक सेना के जातिगत भेदभाव, कैप्टन कपूर का व्यवहार, कानूनी न्याय, अमानवीय न्याय का टकराव, कर्नल सूरत सिंह का द्वंद्व और दलित पीड़ा का प्रतिरोध रामचंद्र का चरित्र को भी प्रस्तुत करता है। बाकी जो विकल्प जो है असंगत है, क्योंकि इस नाटक से और प्रकृति से कोई नाता नहीं है। नाटक कोर्ट मार्शल में घटनाओं के घटित होने का सही अनुक्रम क्या है। जो घटना घटित हुई है उसका अनुक्रम हमें बताना है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। कैप्टन राय द्वारा गवाहों की जिरह रामचंद्र का कोर्ट मार्शल में मृत्यु दंड की सजा सुना जाना, रामचंद्र द्वारा कैप्टन वर्मा की अकस्मात हत्या, कैप्टन कपूर द्वारा रामचंद्र को दौड़ने में हराने के बाद उसका अपमान करना, रामचंद्र का आरोप लगाना, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होना। ऑप्शन क्रमांक डी से शुरू होगा। देखो ऑप्शन क्रमांक डी सी, ऑप्शन क्रमांक डी सी ई, डी सी, उसके बाद ई, डी सी ई, उसके बाद ए कैप्टन द्वारा गवाहों की, और आखिरी में आएगा बी। सही क्रम देखिएगा। डी पहला भाग, रामचंद्र में दौड़ जीतने के बाद कैप्टन कपूर द्वारा उसका जातिगत अपमान किया जाना। दूसरी घटना, अपमान और आक्रोश में रामचंद्र कैप्टन कपूर गोली चलाना। तीसरी, हत्या के बाद रामचंद्र आरोप लगाते हैं और उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई शुरू होना। चौथा, कोर्ट मार्शल के बचाव पक्ष में वकील कैप्टन विवेक राय विभिन्न गवाहों की जिहर करते हैं। ये तीसरा और अंतिम जो अंत में न्यायालय कानून और अनुसार रामचंद्र को मृत्युदंड की सजा सुनाना। नाटक में दिए गए संवादों को उनके प्रभाव के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए, जिस क्रम में वे नाटक में आते हैं और दर्शक पाठक अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ये क्रमबद्ध को लेकर प्रश्न पहला है। ऑप्शन क्रमांक 1 सही उत्तर देखिएगा, क्रमबद्ध से लगाना। नंबर 1, सच एक सीधी लकीर नहीं होता। मेदरपुरी साहब वे मुझे मेरी जाति से बुलाते थे। जब एक आदमी को लगातार यह एहसास दिलाया जाए कि वह आदमी नहीं बल्कि एक कीड़ा है। और यह कोर्ट मार्शल रामचंद्र का ही नहीं हुआ, यह कोर्ट मार्शल हुआ है हमारी सभ्यता का आखिरी का। ऑप्शन क्रमांक 1 पहला, प्रमुख संवाद पूछे जाएंगे। यह संवाद कैप्टन राय द्वारा कोर्ट मार्शल की शुरुआत में ही कहा गया है। यह दर्शक पाठक के मन में सवाल पैदा करता है कि देखने वाला सच ही पूरा सच नहीं होता। यह नाटक का मूल विषय वस्तु की ओर संकेत करता है। दूसरा, यह संवाद गवाही के दौरान आता है।
जातिगत अपमान की क्रूर वास्तविकता को सामने लाता है। इसके दर्शक का सहानुभूति भाव रामचंद्र की ओर होता है। तीसरा, प्रभावशाली संवाद। कैप्टन राय का यह तर्क नाटक के जब उत्कर्ष को निकट लाता है। यह संवाद उत्पीड़ित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और उसके विस्फोटक परिणाम को समझाता है, जो दर्शक को जोर देता है। कर्नल सूरज सिंह का यह स्वागत कथन या विचार नाटक के अंत में आता है, जो पूरी घटना को दर्शक साथ प्रस्तुत करता है। यह दर्शकों को नाटक के बाद भी लंबे समय तक उसके निहितार्थ पर विचार करने के लिए विवश करता है। पांचवा, अभिकथन यानी कि विचार स्थापना और तर्क को लेकर प्रश्न। कोर्ट मार्शल नाटक में रामचंद्र को मिली मृत्युदंड की सजा न्यायिक व्यवस्था की विडंबना को दर्शाती है, क्योंकि न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए रामचंद्र को दोषी ठहराया, लेकिन वह उस सामाजिक पूर्वग्रह और उत्पीड़ित को दंडित नहीं कर पाए जो अपराध का वास्तविक कारण था। ए और आर दोनों सही है। ए और आर की व्याख्या करता है। ऑप्शन क्रमांक 1 सही है। आपकी नसों में दौड़ने वाला खून लाल हो सकता है कैप्टन कपूर, लेकिन आपकी सोच का रंग काला है। यह कथन नाटक में किस पात्र का है? कैप्टन विवेक की राय। ऑप्शन क्रमांक बी। यह कथन कैप्टन विवेक की राय विकास राय का है। विकास राय जो नाटक के बचाव पक्ष की वकील है। संदर्भ, यह कथन कोर्ट मार्शल की कार्यवाही के दौरान कैप्टन कपूर की गवाही के समय का है, जब कपूर अपनी कुलीनता और श्रेष्ठता के दंभ में डूबा रहता है, तब कैप्टन राय उसकी जातिवादी और संकीर्ण मानसिकता पर एक तीखा प्रहार करते हैं। भाषा, रूपात्मकता और अलंकारिता का भाषा का उत्कृष्ट उदाहरण है। लाल खून मानवीय समानता का प्रतीक है, जबकि काली सोच उसकी घृणा, पूर्वग्रह और नैतिक अंधकार को दर्शाता है। यह कथन नाटक में विचार भाषा दोनों स्तरों पर एक शक्तिशाली आघात करता है। थोड़ा वीडियो, प्रिय साथियों, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन वीडियो बहुत कुछ सिखाएगा आपको। जब एक आदमी को लगातार यह एहसास दिलाया जाए कि वह आदमी नहीं बल्कि कीड़ा है, तो एक दिन वह कीड़ा नहीं एक खतरनाक जानवर बन जाता है और वह काटता है। नाटक में यह पंक्ति है किसके तर्क का हिस्सा है? कैप्टन राय के बचाव तर्क के रूप में। कैप्टन राय के बचाव तर्क के रूप में है। कैप्टन राय कैप्टन राय के बचाव तर्क के रूप में है। कैप्टन विकास राय ने उस मनोवैज्ञानिक तर्क का केंद्रीय भाग है जो रामचंद्र के पक्ष में पेश करता है। तर्क का सार, कैप्टन राय यह समझाने का प्रयास करते हैं कि रामचंद्र का हिंसक कृत्य कोई अचानक उन्माद या जन्मजात अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है, बल्कि यह लंबे समय तक चलने वाली गहन मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न और अपमान का परिणाम था। जबकि किसी व्यक्ति की मानवीय पहचान और स्वाभिमान को लगातार कुचला जाए, तो उसकी प्रतिक्रिया हिंसक और विनाशकारी हो सकती है। नाटकीय महत्व, यह तर्क नाटक को एक साधारण हत्या के मामले में उठाकर सामाजिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के स्तर पर ले जाता है। यह दर्शकों को यह समझाने के लिए प्रेरित करता है कि अपराध के पीछे सामाजिक कारणों को नजरअंदाज किया जा सकता है। स्तंभ क पात्र, स्तंभ ख उसकी प्रतिक्रिया, भूमिका विशेषता सम्मिलित करना है। रामचंद्र सत्ता के अधिकारी ढांचे के नियमों का प्रतिनिधित्व। कैप्टन विकास राय दलित वर्गों के आक्रोश पीड़ा का प्रतीक। कैप्टन बीडी कपूर मानवीय विवेक, तर्क और नैतिकता की आवाज। कर्नल सूरज सिंह सामंती जातिवादी और अहिंसावादी मानसिकता का प्रतीक। ऑप्शन क्रमांक 1 सही है। ए का होगा बी। रामचंद्र दलित वर्ग आक्रोश पीड़ा का प्रतीक। कैप्टन विकास राय डॉक्टर विकास राय होंगे मानवीय विवेक, तर्क और नैतिकता की आवाज। उसके बाद आएगा कैप्टन बीडी कपूर सामंती जातिवादी अहंकारी मानसिकता का प्रतीक। और कर्नल सूरज सिंह मानवीय विवेक, सूरज सिंह जो है 1 नंबर के हैं, सत्ता के अधिकारी ढांचे और नियमों का प्रतिनिधित्व करने वाले। आगे देखिएगा, स्तंभक आलोचक विद्वान। स्तंभक नाटक के प्रति उसका प्रमुख विचार विश्लेषण से सम्मिलित करना है। आलोचक नाम और सिंह, यह नाटक प्रक्रियागत न्याय और वास्तविकता न्याय के बीच की खाई को दर्शाता है।
डॉक्टर रामविलास शर्मा, यह हिंदी का पहला सफल सामाजिक राजनीतिक नाटक है जो एक सशक्त राजनीतिक हस्तक्षेप है। प्रोफेसर नेमिचंद्र जैन, यह नाटक सेना जैसे स्थापन के भीतर वर्ग संघर्ष शोषण ढांचे को उजागर करता है। डॉक्टर तारा चंद्र, इसके इसकी एकांकी संरचना संघन तनाव से आधुनिक हिंदी नाटक की क्लासिक कृति बनती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक एक। ए का होगा बी। ए का होगा बी। यह देखिएगा कौन कह रहा है, नामू सिंह कहते हैं यह हिंदी का पहला सफल सामाजिक राजनीतिक नाटक है, एक सशक्त राजनीतिक हस्तक्षेप है। सी, दो का होगा सी, रामविलास शर्मा, यह नाटक सेना जैसे संस्थाओं के भीतर वर्ग संघर्ष और शोषण ढांचे को उजागर करता है। उसके बाद तीन का होगा नेमचंद्र जैन, डी, इस एकांकी संरचना और राघव तनाव इसे आधुनिक हिंदी नाटक की क्लासिक कृति मानते हैं। और फोर का ताराचंद्र का होगा नाटक, यह नाटक प्रक्रियागत न्याय और वास्तविक न्याय के बीच की खाई को दर्शाता है। और आखिरी प्रश्न जो है 10, नाटक कोर्ट मार्शल के अंत में कर्नल सूरज सिंह के स्वागत कक्ष का स्वागत कथन, यह कोर्ट मार्शल रामचंद्र का नहीं हुआ, यह कोर्ट मार्शल हुआ है हमारी सभ्यता का क्या सबसे गहरा निहितार्थ है। यह दर्शाता है कि रामचंद्र निर्दोष था या उसे सजा मिलती है। यह इस बात का प्रतीक है कि न्यायिक प्रणाली पूरी तरह से विफल है। यह इस ओर संकेत करता है कि अपराधी, असली अपराधी कटघरे में खड़ी होनी चाहिए। वह जाति संबंधी सोच और एक ऐसी सभ्यता की मानवीय गरिमा को तार तार करती है। यह दर्शकों की सेना एक भ्रष्ट संस्था है। ऑप्शन क्रमांक सही है 3 कि अंतिम पंक्ति नाटक दार्शनिक शीर्षक और केंद्रीय संदेश है। यह केवल रामचंद्र के बचाव तक सीमित नहीं है, जबकि कथन का दायरा व्यापक है। नाटक अतिवादी अतिजातिवादी न्यायिक प्रणाली के को पूरी तरह से विफल नहीं बल्कि पूरी सीमाओं को दर्शाता है। प्राणियों ने प्रणाली ने अपना कानून लागू करना किया, लेकिन वह गहरे सामाजिक रोग को ठीक नहीं कर सके, पाप के स्तर पर ले जाता है। यह कहता है कि रामचंद्र को एक लक्षण था, रोग था, सामाजिक व्यवस्था और सोच जो मनुष्य मनुष्य के बीच बीच नीच पैदा कर दी। यह नाटक दर्शाता है कि से यह पूछता है कि क्या हमारी सभ्यता और संस्कृति वास्तव में सभ्य है। कई प्रश्न हमारे सामने आते हैं। नाटक में सेना भ्रष्ट संस्था के रूप में नहीं बल्कि एक समाज का एक अंग दिखता है जिसमें वह कार्य करती है। सेना में भी वही सामाजिक बुराइयां व्याप्त है। यह सेना की आलोचना तो करता है, लेकिन उसे अलग अलग थलग करके नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक संदर्भ के रूप में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो आपके सामने तुरंत ले आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों को भी भेज दीजिए। बहुत बहुत आभार।